ठंड का असर। महिमापुर नामक गांव में हरिया नाम का एक बहुत ही गरीब किसान रहता था। उसके साथ उसकी पत्नी चंदा देवी और दो बच्चे जिनका नाम भोला और मुन्नी था। उन्हें अपने जीवन में बड़ी ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। नवंबर का महीना था। गांव महिमापुर पर ठंड की पहली मार पड़ चुकी थी। सुबह का कोहरा इतना घना था कि 4 कदम दूर खड़ा आदमी भी दिखाई नहीं देता। हर झोपड़ी के ऊपर से सफेद धुंध ऐसे लटक रही थी जैसे किसी ने पूरे गांव को रुई से ढक दिया हो। गांव के अमीर घरों में अलाव जल रहे थे, लेकिन हरिया की झोपड़ी में बस ठंड, सन्नाटा और अधूरा चूल्हा था। हरिया और उसकी पत्नी दोनों चूल्हे के पास बैठे हैं और अपनी बेटी मुन्नी से कह रहे हैं, मुन्नी बिटिया, चादर अपनी ओर और खींच ले, बाहर की हवा बड़ी जालिम है। बिस्तर में लेटे हुए मुन्नी ठंड से कांपते हुए अपने पिता की बात सुनकर उनसे कहती है, बापू, बापू, बड़ी ठंड लग रही है बापू, आग नहीं जलाएंगे क्या? अपनी बेटी मुन्नी की बात सुनकर हरिया थोड़ा दुखी मन से कहता है, लकड़ी होती तो जलाते बेटा, खेत में जो डंठल पड़े थे वो भीग गए हैं, अब धूप निकलेगी तो सुखा लेंगे। तभी पास में बैठी हरिया की पत्नी चंदा देवी ने अपने पति से कहा, सुनिए जी, मैंने थोड़ा भूसा बचाया है, उसी से आग जला लेते हैं। चंदा की बात सुनकर हरिया मना करते हुए कहता है, नहीं चंदा, वो भूसा तो बैलों के लिए है, हम तो एक रात ठिठुर लेंगे, मगर बैल बेचारे क्या करेंगे, उन्हें भी तो सांस लेनी है। झोपड़ी के बाहर हवा सरसरा रही थी। दीवारों के बीच से बर्फीली हवा घर के अंदर घुस रही थी। गांव के अमीर सेठ हरिराम के यहाँ आज जश्न था। बेटी की सगाई हो रही थी। चारों ओर रोशनी, ढोलक और पकवानों की खुशबू फैल रही थी। ये सब देखकर हरिया अपने आप को कोसते हुए कहता है, किस्मत वालों के घर में तो ठंड में भी गर्मी होती है, हमारे हिस्से बस धुआं, ठिठुरन और भूख ही आई है। इतना कहकर हरिया ने आसमान की ओर देखा। धुंध के बीच चांद बड़ी मुश्किल से दिखाई दे रहा था। उसे लगा जैसे भगवान भी कहीं ठंड में सिमट गए हों। ये सब देखकर वो सोच रहा था, क्या इस सर्दी में हमारी किस्मत भी जम जाएगी? रात भर की ठंड ने जैसे हर चीज को जमा दिया था। सुबह होते ही सूरज की किरणें तो दिखी, पर उनमें वो गर्मी नहीं थी जो शरीर को राहत दे सके। गांव महिमापुर अभी भी धुंध की चादर में लिपटा पड़ा था। खेतों के ऊपर सफेद परत ऐसे जम गई थी जैसे किसी ने दूध उड़ेल दिया हो। हरिया अपने घर में बैठा था और उसकी पत्नी चूल्हे पर खाना बना रही थी। तभी हरिया अपनी पत्नी चंदा से कहता है, अरे ओ चंदा, जरा वो पुराना मफलर दे देना, खेत पर जाना है, गेहूं की हालत देखनी है। खेत पर जाने की बात सुनकर चंदा अपने पति हरिया को मना करते हुए कहती है, हे भगवान, आप इतनी ठंड में कहाँ खेत में जाओगे? रुको, जरा धूप तो निकल आए तब चले जाना। धूप का क्या भरोसा, फसल तो अपने समय से नहीं रुकेगी और भूख भी नहीं है। हरिया की बात सुनकर उसकी पत्नी उठती है और मफलर लाकर दे देती है। हरिया अपने पुराने मफलर और जूते पहनकर खेत की ओर चल पड़ा। कंधे पर फावड़ा, शरीर पर मफलर और पैरों में ठंड की चुभन। हर कदम पर लगता जैसे जमीन पर ठंड पैर से होकर सीने तक पहुंच रही हो। तभी पीछे से गांव के एक चाचा हरिया को आवाज देते हुए कहते हैं, अरे ओ हरिया, इतने सवेरे सवेरे कहाँ चला जा रहा है? खेत की ओर चाचा, फसल देखनी है, रात को पाला पड़ा था। ये सुनकर चाचा ने हरिया को सावधान करते हुए कहा, अब सुन बेटा, ठंड बड़ी कड़क है, हम तो उम्र के मारे घर में बैठे हैं, तू जवान है मगर ध्यान रखना, बर्फीली हवा से सीना जम जाता है। डरती तो ठंड भी होगी चाचा, हम जैसे लोगों से जो रोज पेट के लिए लड़ते हैं। ये कहकर हरिया अपने खेत की तरफ बढ़ गया। खेत पर पहुंचते ही हरिया के कदम थम गए। गेहूं की नन्ही बालियां झुक चुकी थी।
बाली के पत्ते ठंड से सफेद हो गए थे। जमीन इतनी सख्त हो गई थी कि फावड़ा भी उसमें घुसने से इनकार कर रहा था। ये देखकर हरिया उदास हो गया और ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए कहने लगा, हे भगवान, अगर ये फसल मर गई तो घर कैसे चलेगा? हरिया की हालत देखकर चाचा ने हरिया को समझाया, बेटा, इस साल तो मौसम ही रूठा है। इस साल बारिश भी बहुत ज्यादा हुई और अब ये ठंड, सब किसान रो रहे हैं। इतना कहकर हरिया और चाचा ने बातचीत करते हुए खेत की मेड़ पर बैठकर थोड़ा गुड़ और चना खाया। हर कौर के साथ ठंड जैसे अंदर उतरती जा रही थी, पर बातों में एक उम्मीद थी कि कल शायद कुछ और बेहतर हो। तभी हरिया चाचा से कहता है, अब अगर सेठ हरिराम कुछ अनाज उधार दे देता तो कुछ दिन कट जाते चाचा, पर वो तो ब्याज सुनकर ही दरवाजा बंद कर देता है। हिम्मत मत हार बेटा, गरीब की ठंड दोहरी होती है, एक मौसम की और एक मजबूरी की। पर सूरज हर बार रुकता है, बस थोड़ी देर लगती है। हरिया ने चाचा की बात सुनकर आसमान की ओर देखा। सूरज बादलों के पीछे छुपा था। वो मुस्कुराया और बोला, कभी तो निकल ही आएगा सूरज चाचा, हमारे नसीब की धूप भी शायद इंतजार कर रही है। दिन ढलते ढलते फिर वही सर्द हवाएं लौट आई थी। सूरज जैसे जल्द ही ठंड से हार मानकर बादलों के पीछे छुप गया था। गांव महिमापुर की गलियां फिर से वीरान हो चली थी। लोग अपने अपने घरों में अलाव जलाकर बैठे थे, मगर हरिया की झोपड़ी में लकड़ियों का एक टुकड़ा भी नहीं था। ऐसी हालत को देखकर चंदा देवी अपने पति हरिया से कहती हैं, अजी सुनिए, जरा देखिए तो, चूल्हे में कुछ भी नहीं बचा, न लकड़ी है न भूसा। ये ठंड तो जान ले लेगी। कल खेत की तरफ गया था, तालाब के किनारे जो सूखी झाड़ियां थी वो भी सब लोग ले गए, अब तो कुछ नहीं बचा। दोनों आपस में बातचीत कर ही रहे थे कि तभी मुन्नी बोल उठी, माँ, माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है माँ। बस बेटा, थोड़ी देर और, मैं तेरे लिए अभी कुछ करती हूँ। चंदा देवी ने कोने में रखे उन बर्तनों को देखा। बस थोड़ा सा चावल और एक कटोरी दाल बचा था, जिसे देखकर चंदा देवी अपने पति से कहती है, अजी सुनिए जी, थोड़ा सा दाल चावल बचा है, मैं उसकी खिचड़ी बना देती हूँ। हाँ बना दो चंदा, बच्ची को कुछ गरम मिल जाए तो अच्छा है, हम तो पानी पीकर लेट जाएंगे। नहीं जी, आप भी थोड़ा खा लेना, सारा दिन खेत में रहे, ठंड भी लगी होगी, आप थोड़ा सा खा लेना। नहीं चंदा, बच्ची की भूख पहले, हमने तो इतनी ठंड झेली है कि अब आदत सी हो गई है। इतना सुनकर चंदा वहाँ से चली जाती है और थोड़े से पानी में दाल चावल उबालने शुरू कर देती है। खिचड़ी की खुशबू सूंघकर मुन्नी अपनी माँ से कहती है, माँ, खिचड़ी की खुशबू आ रही है। हाँ बेटा, अभी खिलाती हूँ तुझे। जब खिचड़ी पक गई तो चंदा देवी ने छोटी थाली में खिचड़ी थोड़ी सी परोसी और ले जाकर मुन्नी को दे दी। मुन्नी ने उसे झट से खा लिया। खिचड़ी खाने के बाद उसकी आंखों में अब कुछ चमक लौट आई थी। ये देखकर चंदा खुश हो गई और अपने पति हरिया से कहती है, अजी थोड़ा सा आप भी खा लीजिए, थोड़ा सा ही बचा है। चंदा, तुम भी खा लो पहले, हम दोनों तो ठंड के आदी हैं, बच्ची पेट भर ले तो वही सबसे बड़ी नियामत है। तीनों ने आधा आधा पेट खाना खाया और ठंड भी ज्यादा थी, इसीलिए उस रात तीनों को नींद नहीं आई। चूल्हे की राख ठंडी पड़ चुकी थी और हवा अब भी दीवारों के बीच से चली आ रही थी। हरिया ने अपने बेटे और पत्नी को चादर में लपेटा और खुद किनारे बैठ गया और आसमान की ओर देखते हुए कहने लगा, हे भगवान, ये ठंड कब जाएगी? कब हमारे घर में भी गर्मी आएगी? उसके शब्द जैसे हवा में खो गए, जैसे आसमान ने भी जवाब देने से मना कर दिया हो। सिर्फ चांद की ठंडी रोशनी झोपड़ी की खिड़की से अंदर आ रही थी। सुबह जब सूरज निकला तो उसकी रोशनी में गर्मी नहीं, बस धुंध का पर्दा था। गांव महिमापुर की गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था।
जैसे ठंड ने हर जिंदगी को जमा दिया हो। हरिया को अपने पुराने संदूक में फटा हुआ स्वेटर मिला। उसे पहनकर वो चारपाई पर बैठ गया। वो चारपाई पर बैठा ही था कि उसकी पत्नी चंदा देवी वहां आकर हरिया से कहने लगी, अजी सुनिए जी, पड़ोसी रघुदास की झोपड़ी में कोई आवाज नहीं आ रही है। सुबह से कुछ लोग बोल रहे थे कि रात बड़ी भयंकर थी। चलो जी, चलकर जरा देख लेते हैं। ये सुनकर हरिया और चंदा देवी धीरे धीरे रास्ते से गुजरे। दोनों रघुदास की झोपड़ी के पास पहुंचे तो अंदर अंधेरा था। रघुदास अपनी झोपड़ी पर चुपचाप पड़ा था। उसकी सांसें थम चुकी थी। उसकी पत्नी दीवार पर टेक लगाए रो भी नहीं पा रही थी। शरीर ठंड से अकड़ चुका था। हरिया की आंखों में ये डर समा गया। वो जानता था कि अब सिर्फ भगवान ही उन्हें बचा सकते हैं। ये देखकर चंदा देवी बोली, हे भगवान, ठंड ने इन्हें भी नहीं छोड़ा। अब क्या होगा? अब क्या होगा जी? ये सब होने के बाद चंदा देवी और हरिया घर आ जाते हैं। उनकी बेटी सामने बैठी हुई थी और उनके आते ही उनसे पूछती है, बाबूजी बाबूजी, क्या क्या रघुदास काका मर गए? हाँ बेटी, बूढ़ों के लिए तो ठंड बहुत बड़ी बीमारी है। अगर गरीबों के घर आग न जले तो जान चली जाती है। ये सुनकर मुन्नी डर गई और अपने बापू से कहने लगी, पर बापू, फिर हम क्यों नहीं आग जलाते बापू? कहाँ से ले लकड़ी बेटी? अब जंगल भी तो सूखा पड़ा है। रामदास के मरने की खबर शाम तक पूरे गांव में फैल गई। गांव में अब तक 5 लोग ठंड से मर चुके थे। गांव के चौपाल पर लोग जमा हुए। सबके चेहरे पर डर और लाचारी थी। चौपाल में से एक बूढ़ा आदमी घबराते हुए सबसे बोलता है, भाइयों, ये सर्दी तो मौत बनकर आई है। तभी चाचा बोल पड़े, हमारे पास लकड़ी नहीं, चारा नहीं, कुछ भी नहीं। अगर आज हमने ठंड से बचने के लिए कुछ नहीं किया तो कल कौन बचेगा? आप ठीक कहते हैं चाचा, हमें पंचायत से कहना होगा, सरकार से मदद मांगनी होगी। वही चंदा देवी भी खड़ी थी। वो हरिया से कहती है, लेकिन जी, जब तक मदद आएगी तब तक तो शायद बहुत देर हो जाएगी। चंदा देवी की बात सुनकर किसी के मुंह से कोई बात नहीं निकली। सवाल हवा में गूंजा, पर जवाब किसी के पास नहीं था। सिर्फ हवा थी जो सबकी सांस जमा रही थी। रात फिर उतर आई थी, पर इस बार वो पहले से ज्यादा काली थी। गांव के कई चूल्हे ठंडे हो चुके थे और कुछ लोगों की सांस भी। हरिया की झोपड़ी में अलाव तो जल रहा था, पर उसमें आग नहीं, बस राख बची थी, जिससे चंदा देवी की बेटी मुन्नी को बहुत ठंड लग रही थी। वो अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मुन्नी की बात सुनकर चंदा देवी को थोड़ी तकलीफ होती है, फिर भी वो अपनी बेटी को समझाते हुए कहती है, अरे मुन्नी, सो जा बेटा, भगवान से दुआ कर कि कल सूरज में थोड़ी गर्मी हो। हवा तेज हो जाती है। मौसम की हालत बिगड़ती देखकर चंदा देवी अपने पति हरिया से कहती है, हाजी सुनिए, अब तो घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा है। भोला की खांसी भी बढ़ती जा रही है। कहीं कुछ इंतजाम करना होगा जी। जानता हूँ चंदा, पर कहाँ जाऊँ? बाजार दूर है, रास्ते बर्फ से ढके पड़े हैं। किसान हूँ और खेत में बर्फ जमी है, काम ठप है। फिर भी मैं कुछ तो करूँगा। भगवान, अगर तूने मुझे हिम्मत दी है तो मैं अपने गांव को यूँ ठंड से मरने नहीं दूंगा। मैं जंगल जाऊंगा, भले ही ठंड काट खाए, पर गांव के लिए लकड़ी लाऊंगा। नहीं नहीं, इतनी ठंड में नहीं जी, आप मत जाइए। जंगल बहुत दूर है और रास्ते में सियार और भेड़िए भी घूमते हैं। कहीं आपको कुछ हो गया तो? नहीं नहीं, आप मत जाइए। अगर इस बात से मैं डर गया और ठंड की वजह से मैं भी बैठ गया तो गांव कैसे जिएगा? कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये कहकर हरिया बाहर जाने लगा। हरिया को बाहर जाते देखकर चंदा देवी हरिया से कहती है,
ठीक है जी, पर सावधानी से जाइएगा। देखो, घबराना मत, तुम बस चूल्हा संभालना चंदा। मैं लौटूंगा तो आग और उम्मीद दोनों लाऊंगा। ये कहकर हरिया घर से निकल जाता है और जंगल की ओर जाने लगता है। जंगल का रास्ता लंबा था, हर कदम पर बर्फ, कांटे और सन्नाटा। लेकिन हरिया की आंखों में डर नहीं था, सिर्फ अपने गांव की तस्वीर थी। आधे घंटे की यात्रा के बाद उसने सूखी डालियां देखी। वो टूटे पेड़ की टहनियों को इकट्ठा करने लगा। ठंड से हाथ सुन्न पड़ रहे थे, पर वो रुका नहीं। हरिया ने लकड़ियों का गट्ठर बना लिया और उसे सर पर रखा और चल पड़ा। रास्ता कठिन था, लेकिन उसका इरादा उससे भी ज्यादा मजबूत था। इधर हरिया के घर पर उसकी पत्नी चंदा देवी हरिया की चिंता कर रही थी और मन में सोच रही थी, मामा, बापूजी कब तक लौटेंगे? पता नहीं कब तक लौटेंगे तुम्हारे बाबूजी बिटिया। माँ, तुम चिंता मत करो, बाबूजी तो बहुत बहादुर हैं, देखना वो जरूर लौट आएंगे। जब दोपहर के बाद हरिया लौट कर आया तो उसके कंधे पर लकड़ियों का ढेर था और चेहरे पर ठंड के बीच में भी पसीना चमक रहा था। और घर पहुंचकर हरिया अपनी पत्नी से कहता है, चंदा, देखो मैं लकड़ियां लाया हूँ। उस शाम को पूरे गांव में हरिया के अलाव की गर्मी फैल गई। हरिया का छोटा सा साहस गांव के हर घर में उम्मीद की आग बन गया था। आग की लपटें हवा में नाच रही थी और हरिया के चेहरे पर वो सुकून था जो किसी राजा के पास भी नहीं होता, क्योंकि उसने अपने गांव को बचा लिया था। सुनिए जी, आपके लाए लकड़ियों के गट्ठर ने तो पूरा घर रोशन कर दिया है। चंदा, ये आग मेरी नहीं, गांव की है। अब कोई ठंड से नहीं मरेगा। मामा, देखो देखो, मेरी उंगलियां भी गर्म हो गई। धीरे धीरे आसपास के बच्चे भी आ गए। कोई अपने हाथ सेक रहा था तो कोई लकड़ी डाल रहा था। कुछ देर में गांव के कई लोग हरिया के घर के बाहर इकट्ठा हो गए। हरिया बेटा, तूने तो कमाल कर दिया। हम सब तो मौत का इंतजार कर रहे थे और तूने आग जलाकर हमें जिंदगी दे दी। मैंने तो बस हिम्मत की है। अगर सब साथ मिले तो गांव में कोई ठंड से नहीं मरेगा। हरिया की बात सुनकर सबकी आंखों में एक नई चमक आ गई थी। उस रात हरिया के आंगन में कई अलाव जले। हर घर से कोई न कोई आया, कोई बूढ़ा तो कोई बच्चा या फिर कोई और। सब एक दूसरे के पास बैठकर आग सेकते और कहानी सुनाते रहे। सुनिए जी, लगता है अब ठंड भी हार मान जाएगी। हाँ चंदा, जब लोग एक साथ हों तो कोई ठंड, कोई तूफान टिक नहीं सकता। आग की लपटें हवा में नाच रही थी और हरिया के चेहरे पर वो सुकून था जो किसी राजा के पास भी नहीं होता है, क्योंकि उसने अपने गांव को बचा लिया था। रात बीत चुकी थी। हरिया के आंगन में जलते हुए अलाव अब राख बन चुके थे, पर उस राख में अभी भी गर्मी बची थी। माँ, देखो, आज तो कितनी तेज धूप निकली है। सूरज की यही किरण तो जीवन है चंदा। जब मन की आग जलती रहे तो सर्दी टिक नहीं सकती। हरिया ने अपनी झोपड़ी की छत पर जमी हुई बर्फ को देखा जो अब पिघल रही थी, जैसे दुख धीरे धीरे मिट रहा हो। उसी दिन गांव के कुछ लोग गांव के चौपाल पर जमा होकर हरिया की बातें कर रहे थे। अरे भाई, हरिया के अलाव ने तो गांव की किस्मत ही बदल दी। सही कहा काका। पहले डरते थे ठंड से, अब बैठकर उसके किस्से सुनते हैं। हरिया अब सिर्फ एक गरीब किसान नहीं रहा, बल्कि गांव के लिए हिम्मत की मिसाल बन गया था। बच्चे उसे अलाव वाले चाचा कहकर पुकारते थे और बुजुर्ग उसकी पीठ थपथपाते थे। देखिए जी, आपकी हिम्मत से पूरा गांव मुस्कुरा रहा है। चंदा, मैंने अकेले कुछ नहीं किया। कभी कभी ठंड जैसी मुसीबत भी लोगों को एक कर देती है। जब लोग एक साथ हों तो कोई ठंड, कोई तूफान टिक नहीं सकता। हाँ बाबूजी, ठंड तो भाग गई और हमारे घर में अब सिर्फ गर्मी ही गर्मी है। हाँ बेटी, भगवान ने हमारी सुन ली। देखो बेटी, सूरज हर दिन लौटता है, बस हमें भी हार नहीं माननी चाहिए।
गांव में पहली बार इतने दिनों बाद सन्नाटा नहीं था। हर चेहरे पर मुस्कान थी, हर घर से धुआं उठ रहा था और ठंड जैसे अब हार मान चुकी थी। और इस तरह एक गरीब किसान ने अपने साहस से पूरे गांव को ठंड से नहीं बल्कि डर से भी आजाद कर दिया था। सर्दी अब कम हो चुकी थी। गांव की गलियों में बच्चों की किलकारियां गूंज रही थी। खेतों में सरसों फूल रही थी। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और उसकी किरणें रातों को सुनहरा बना रही थी। और इस तरह ठंड केवल मौसम की कहानी नहीं रही, बल्कि इंसान की हिम्मत और उम्मीद की मिसाल बन गई।